हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और टॉपिक क्या है हमारा, मैं वो लिख रहा हूँ कि ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। देखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद यदि हम लोग बात करें, थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ से पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठेगा। देखो, बादशाह अकबर के काल के दौरान 1599 ईस्वी में लगभग 217 लोगों को एक साझेदारों का समूह, और उन साझेदारों में इंग्लैंड की महारानी भी शामिल थी, जिसका नाम था एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ ने भारत और अन्य देशों के साथ में इन लोगों को व्यापार करने का एक फरमान प्रदान किया था। तो अकबर के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है एक तरीके से क्या हो गई थी, स्थापना हो गई। धीरे धीरे चल करके वस्तुतः ये लोग भारत में आए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन भारतीय लोगों की यहाँ उन्होंने व्यवस्थाएं देखी, शासन व्यवस्थाएं देखी, और उन्होंने ये पाया कि साहब कहीं ना कहीं भारतीय जो लोग हैं ये सीधे लोग हैं, भोले लोग हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो प्रशासनिक जो तंत्र है, जो शासन व्यवस्था है, वो अपने भोग विलास में लगे हुए हैं, उनको कोई ज़्यादा विशेष फर्क पड़ता नहीं है। फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन लोलुपता के कारण कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे चल करके हम सीधे मैं आपको अब लेके जा रहा हूँ 1717 के आसपास। मुगल बादशाह थे जिनका नाम था फर्रुखसियर। इस फर्रुखसियर का एक शल्य चिकित्सक थे जिनका नाम था हैमिल्टन। इस हैमिल्टन ने वस्तुतः इलाज किया था, बहुत बड़े किसी बीमारी से ग्रसित थे, मानसिक बीमारी थी कोई फर्रुखसियर को। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने बंगाल में इन लोगों को मुफ्त में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान कर दिया था। फिर धीरे धीरे चल करके आगे जैसे हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757, फिर बक्सर का युद्ध 1764। ये दो युद्ध ऐसे थे जिन्होंने, इन युद्धों ने यहाँ इन लोगों को, या हम यूं कहें कि ब्रिटिश शासन को यहाँ पर स्थापित करने का कार्य किया। अब चूंकि हम लोग बात शिक्षा के ऊपर कर रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में ये भी अब बात आ रही होगी कि सर या गुरुजी इस बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। रीजन है इसके पीछे, अभी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे जो है ध्यान रखना कि बंगाल का पूरा जो क्षेत्र था इसके ऊपर इन्होंने अधिकार कर लिया। आप लोगों ने भारतीय राजनीति विज्ञान में संवैधानिक विकास आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा, और यहीं पर आपने पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने अवश्य ही पढ़ा होगा। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक कार्य किया गया। क्या चीज? एक तो बंगाल का जो गवर्नर था, उस गवर्नर का पदनाम बदल गया था और उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन दो और प्रेसिडेंसियां आ गई, मद्रास और मुंबई। मद्रास और मुंबई, और यहाँ इन तीनों संयुक्त प्रांतों का एक व्यक्ति को जो है प्रशासन सौंप दिया गया, और जिसे हमने कहा था गवर्नर जनरल। क्या कहा था? गवर्नर जनरल कहा था। इस समय जो प्रथम गवर्नर जनरल बने
वो गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा, हॉकिंस, माफ करना, हेस्टिंग्स। कौन थे? हेस्टिंग्स। कौन थे? हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, इसी हेस्टिंग्स के काल के दौरान 1778 ईस्वी में पहली बार ऐसा कार्य हुआ। कैसा कार्य हुआ कि हॉलैंड के जो निवासी थे, इन हॉलैंड निवासियों ने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। आ गई बात समझ में? बाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स विल्किंसन या चार्ल्स विलिकंस, है ना, चार्ल्स विलिकंस। इसी चार्ल्स विलिकंस ने 1785 ईस्वी में गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया। और वस्तुतः इस गीता का जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया गया, इसकी प्रस्तावना वस्तुतः इसी व्यक्ति ने, वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। इसकी जो प्रस्तावना जो तैयार की गई थी गीता की, वो प्रस्तावना किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्या की गई थी? तैयार की गई थी। हम यदि चार्ल्स विलिकंस की यदि बात करें तो चार्ल्स विलिकंस को संस्कृत का बहुत अच्छा विशद ज्ञान हुआ करता था। ठीक है, पहला ऐसा अंग्रेज था जिसे संस्कृत का विशद ज्ञान था। और इसी चार्ल्स विलिकंस ने 1787 ईस्वी में हितोपदेश का, क्या चीज? हितोपदेश का अंग्रेजी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। ठीक है, अब एक चीज उससे पूर्व और हम यदि बात करें 1784 की, तो 1784 में ध्यान रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। आ गई बात समझ में? इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को भी वस्तुतः संरक्षण प्राप्त था। किसका? हेस्टिंग्स का। किसका? हेस्टिंग्स का। क्या कार्य था आगे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं यदि बात करूं, मैंने कहा थोड़ी सी हम लोग पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मैं यदि संक्षिप्त में बात करूं तो वस्तुतः इस सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो मूल उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन का कार्य करना था। साथ ही साथ प्राचीन भारत में इतिहास और संस्कृति की खोज के अध्ययन का कार्य भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया था। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यूरोपीय भाषाओं में भारतीय जो ग्रंथ थे मूल, ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का यहां से बन जाता है। आगे और इसको डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे हम कालिदास का जो है कथन जो है ग्रंथ की बात करते हैं, अभिजान शकुंतलम, क्या चीज? अभिजान शकुंतलम। तो इस अभिजान शकुंतलम का भी अंग्रेजी भाषा में क्या किया गया? अनुवाद किया गया। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना कि यूरोपीय भाषाओं में अनुदित प्रथम कृति मानी जाती है। ठीक है, आगे और इसको और डिटेल में बात करेंगे। तो धीरे धीरे भारतीय लोगों की जो शिक्षा थी, इस भारतीय शिक्षा के ऊपर अंग्रेजों ने ध्यान देना प्रारंभ किया था वस्तुतः 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में। आ गई बात समझे? और पहला व्यक्ति कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का, या मैं एक शब्द बोलूं सीधे सीधे तो संपूर्ण बंगाल का क्या बना था? प्रथम गवर्नर जनरल बना था। आ गई बात समझ? क्लियर है? उसके बाद 1793 का, आपको पता है कि 1793 में भी एक चार्टर एक्ट पारित किया गया। और इस एक्ट में एक चीज विशेष बात ये रखी गई थी। क्या विशेष बात रखी गई? कि प्रत्येक 20 वर्ष के बाद में एक चार्टर अधिनियम की एक श्रृंखला जारी की जाएगी। ठीक है, राजलेख अधिनियम जिसको हम बोलते हैं, चार्टर अधिनियम। तो अब वो कड़ी कहां से प्रारंभ होगी? 1773 से। इसीलिए 1773 के बाद में जो एक्ट आया वो था 1793 का, और बाद में आया 1813 का। ये हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि पहली बार एक तरीके से हम लोग चर्चा करें तो 1813 के अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। क्या व्यवस्थाएं थी? किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? आगे इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में, और पहली बार भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए कुछ राशि खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसके बाद में जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया,
कौन सा? 1833 का जो चार्टर आया, इस 1833 के चार्टर के द्वारा जो पहली बार यहां पर जिस राशि का प्रावधान किया गया था उस राशि को बढ़ा दिया गया। कितनी क्या राशि थी अभी हम लोग बात करेंगे। तो इस प्रकार प्रारंभिक समय में यदि हम लोग बात करें तो प्रारंभिक समय में तो इन ब्रिटिश लोगों ने या बंगाल ईस्ट जो है, माफ कीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे कर करके जो है इन्होंने भारतीय शिक्षा के ऊपर क्या देना प्रारंभ कर दिया था, ध्यान देना प्रारंभ कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आया और उसके बाद में जिस समय यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल बने हुए थे, उन्हीं के समय 1854 ईस्वी में वुड डिस्पेच अधिनियम, क्या चीज? वुड डिस्पेच अधिनियम जो है पारित किया गया। और इसी वुड डिस्पेच अधिनियम को ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है प्रश्न, ध्यान रखना कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी हमने एक तरीके से धीरे धीरे क्रमिक रूप से भारतीय शिक्षा के ऊपर जो है प्रावधान और विकास जो है हुआ, ये कड़ी हम लोग अभी बात करने वाले हैं और इस पहली को हम लोग सुलझाने वाले भी हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 1813 के जो चार्टर अधिनियम था, वस्तुतः इस चार्टर अधिनियम के द्वारा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईसाई मिशनरी जो था, इस ईसाई मिशनरी को भी जो है भारत में, कहाँ? भारत में जो है ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये चीजें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। हमने थोड़ी सी जो है पृष्ठभूमि की इसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, हम बात करते हैं कि प्रारंभिक समय में बीआईसी द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, आगे बात समझिए, विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे, अब देखो, ब्रिटिश सरकार ने वस्तुतः आधुनिक शिक्षा, ठीक है, जैसे हम आगे बात करेंगे आंग्ल प्राच्य विवाद की भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। मेकाले की भी बात करेंगे। मेकाले की अनुशंसा पर विशेष रूप से जो है अंग्रेजी शिक्षा को भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। ठीक है, तो एक तरीके से आधुनिक शिक्षा, क्या चीज? आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे ब्रिटिश लोग या ब्रिटेन सरकार। वस्तुतः इस ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों करना चाहते हैं ऐसा? तो इसके पीछे ये था, पहला प्रमुख, जैसे भाई सामान्य सी हम लोग बात करें तो क्या चीज कि एक तो भारतीय लोगों को शिक्षित किया जाए, और दूसरा यदि शिक्षित भारतीय लोग हैं तो उनकी संख्या बढ़ेगी। इससे भाई शिक्षा का प्रचार होगा तो भारतीय शिक्षित वर्ग की अभी संख्या बढ़ेगी, और इससे जो है छोटे प्रशासनिक पदों पर, ध्यान रखना, बड़े प्रशासनिक पद नहीं दिए जाते थे भारतीय लोगों को, छोटे प्रशासनिक पदों पर जो है भारतीयों को क्या किया जा सके? नियुक्त किया जा सके। क्या किया जा सके? नियुक्त किया जा सके। मुख्य उद्देश्य क्या था ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के पीछे? मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो क्या कि एक तो शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना, जिससे उन्हें छोटे प्रशासनिक पदों पर क्या किया जा सके? नियुक्त किया जा सके। तो ध्यान रखना कि ब्रिटिश सरकार का आधुनिक शिक्षा के प्रसार का प्रमुख उद्देश्य तो ध्यान रखिएगा, भारतीय लोगों को
शिक्षित कर उन्हें प्रशासन में सहयोग हेतु छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति देना। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति देना। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। सत्रह सौ 78 ईस्वी में हॉलैंड ने संस्कृत व्याकरण का प्रकाशन किया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, ध्यान रखना। 1785 ईस्वी 1785 चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। या तैयार की। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो ध्यान देना कि वस्तुतः 1787 ईस्वी में इसी चार्ल्स विल्किंस ने हितोपदेश का अंग्रेजी भाषा में भी क्या किया था, अनुवाद किया था। और चार्ल्स विल्किंस ने 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में हितोपदेश का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी भाषा में इसका क्या किया था, अनुवाद किया था। किसने, चार्ल्स विल्किंस ने। कब किया, 1787 में। आगे बात समझ क्लियर है।
तो ये चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। संस्कृत का जो है बड़ा अच्छा नॉलेज रखता था कौन, चार्ल्स विल्किंस। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत का ज्ञान रखने वाला प्रथम अंग्रेज, ठीक है, संस्कृत का ज्ञान रखने वाला प्रथम अंग्रेज माना जाता है कौन, चार्ल्स विल्किंस। संस्कृत का ज्ञान रखने वाला प्रथम अंग्रेज था, प्रथम अंग्रेज था, ठीक है। चलिए बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है स्थापना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना। तो जनवरी 1784, जनवरी 1784, किसके द्वारा, किसके द्वारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा ये वन लाइनर प्रश्न है। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, ठीक है। कौन है, विलियम जोन्स। आगे बात समझ, क्यों, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग बात कर लें कहां पर की गई, तो ये भी ठीक रहेगा। कहां, तो ध्यान रखना कि कलकत्ता में। कहां पर, कलकत्ता। अब बात करते हैं हम लोग इसके उद्देश्य की। भारतीय भाषाओं, भारतीय भाषाओं वे शास्त्रों का अध्ययन, भारतीय भाषाओं व शास्त्रों का अध्ययन, तथा प्राचीन भारत के इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास व संस्कृति की खोज व अध्ययन, संस्कृति की खोज व अध्ययन, ठीक है। आगे बात समझ, देखो बहुत अच्छा प्रश्न आपका बनता है यहां से, ठीक है। स्थापना जनवरी 1784 में किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। कहां पर की गई थी, कलकत्ता में। उद्देश्य क्या है, भारतीय भाषाओं व शास्त्रों का अध्ययन करना एक तो, साथ ही साथ प्राचीन भारत की क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास की क्या संस्कृति रही, प्राचीन भारत की क्या जो है संस्कृति थी और किस प्रकार से जो है उसका वहां पर चीजें थी, उन समस्त चीजों का अध्ययन करना। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे चल करके बाद में इसी का नाम परिवर्तित कर दिया, रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से जाना लगा था। विलियम जोन्स ने वस्तुतः 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में मैंने आपको बताया कि कालिदास के ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम का
अनुवाद किया, जो कि एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुदित यूरोपीय भाषा में प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ध्यान रखना ये बात विशेष रूप से। और इसे जो संरक्षण प्राप्त था, ध्यान रखना कि इसे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, चलिए अगले पेज पे लिखता हूं मैं कि इसे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा संरक्षण प्राप्त था। इसे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी, ध्यान रखिएगा कि विलियम जोन्स ने कालिदास के महान ग्रंथ अभिजान शाकुंतलम का अनुवाद किया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा अगली लाइन को, इंपॉर्टेंट, कि अभिजान शाकुंतलम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों का बनता है, ध्यान रखना। ये प्रश्न हजारों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसी विलियम जोन्स ने 1792 ईस्वी में मनुस्मृति का अनुवाद भी इसने प्रकाशित किया था। और वस्तुतः इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का इसने क्या किया था, अनुवाद किया था। मनुस्मृति, तो ध्यान रखिएगा अनुवाद 1792 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा नाम क्या रखा है इसका, द इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से
अनुवाद किया। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्या वस्तुतः अभी मैंने आपको बताया कि 1792 में विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद किया है। किस नाम से? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बनते। देखो, अभिजान शाकुंतलम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मनुस्मृति से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? इसके अलावा यदि हम लोग बात करें मनुस्मृति की, तो वस्तुतः मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जेंटुलाज, किस नाम से? जेंटुलाज के नाम से वस्तुतः एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेथनियल ब्रेसी हेलहेड। नेथनियल ब्रेसी हेलहेड, इसके द्वारा जो है 1776 ईस्वी में किया गया था। पहली बार प्रथम अंग्रेजी अनुवाद मनुस्मृति का जेंटुलाज के नाम से, किस नाम से? जेंटुलाज के नाम से नेथनियल ब्रेसी हेलहेड के द्वारा 1776 ईस्वी में कर दिया गया था। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। वहीं लंदन में 1776 ईस्वी में, ठीक है, जेंटुलॉज है ना, जेंटुलॉज, ठीक है, इस नाम से इसको क्या कर दिया था? वस्तुतः जेंटुलॉज, एकॉर्ड ऑफ जेंटुलॉज, ऑर्डिनेशंस ऑफ पंडित्स के नाम से इसका क्या करवा दिया गया था? वस्तुतः प्रकाशन भी करवा दिया था। तो इसको कहीं साइड में वस्तुतः लिख सकते हो कि मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जेंटुलॉज के नाम से, जेंटुलॉज के नाम से वस्तुतः नेथेनियल, ठीक है, नेथेनियल ब्रेसी हेलहेड, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात समझ। खैर, चलिए बात करते हैं इसी विलियम जोन्स की। तो विलियम जोन्स ने वस्तुतः 1792 ईस्वी में गीत गोविंद का भी जो है अंग्रेजी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया। 1792 ईस्वी में ही, 1792 ईस्वी में ही विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया।
ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1792। और आप लोगों को देखो ध्यान देना, हमने जब मौर्य काल के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इसी विलियम जोन्स ने पहली बार ये बताने का और ये साबित करने का प्रयास किया कि यूनानी लोग जिसे सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोप्टस और जो है एंड्रोकोटस के नाम से बुलाते थे, ये वस्तुतः व्यक्ति कोई और नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है, अगली बात समझ क्लियर है? तो ध्यान रखना विशेष रूप से क्या 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। वस्तुतः कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, वही बात आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना मुंबई में कब की गई थी? तो ध्यान रखना कि 1804 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना मुंबई में भी वस्तुतः कर दी गई। ठीक है, अगली बात समझ क्लियर है? 1823 ईस्वी में आगे जाकर के लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मैं एक नोट लगा कर लिख रहा हूँ, बात विशेष नोट बन जाता है कि 1804 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंबई में भी की गई, बंबई में भी की गई। ठीक है, वहीं 1823 ईस्वी में 1823 ईस्वी में 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई, तो ये दो तथ्य भी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बन जाते हैं। ठीक है, अगली बात समझिए, क्लियर है? चलिएगा, चलिए अगला बात करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रारंभिक संस्थाएं कौन कौन सी थी? प्रारंभिक संस्थाएं। ठीक है, अगली बात समझ क्लियर है? देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कौन कौन सी संस्थाओं की जो है स्थापना की? प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं, प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं लिखूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्रारंभिक स्थापित प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थान लिख देता हूं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दें, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि पहली बार एक तरीके से हम बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स, कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने वस्तुतः भारतीय लोगों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना प्रारंभ किया। इसी वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसे की क्या की गई थी? स्थापना। कलकत्ता मदरसा नंबर 1, कलकत्ता मदरसा। ठीक है, तो स्थापना 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा।
वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करें इसके उद्देश्य की, तो वस्तुतः देखो ध्यान रखना क्या उद्देश्य है। एक तरीके से भाई अरबी, फारसी और बंगाली जो भाषाएं थी, बांग्ला जो भाषाएं थी, इन बांग्ला भाषाओं का विकास करना चाहता था, इसके माध्यम से शिक्षण प्रदान करना चाह रहे थे। ठीक है, और इसीलिए वस्तुतः कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी। कब? 1781 में। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ध्यान रखना कि कलकत्ता मदरसा का जो प्रथम प्रमुख जो व्यक्ति बना था उसका नाम मुल्ला मुजुद्दीन था। ठीक है, 1791 में आगे चल करके जोनाथन डंकन ने बनारस वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की क्या की थी? स्थापना की थी। इसका प्रथम प्रमुख आपसे पूछा जा सकता है या नाजिम शब्द दिया जा सकता है। क्या शब्द? नाजिम। प्रथम प्रमुख या प्रथम नाजिम कौन था? तो मुल्ला मुजुद्दीन। प्रथम प्रमुख, प्रथम प्रमुख या फिर शब्द आपका आ सकता है क्या? नाजिम। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मुल्ला मुजुद्दीन। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो इस प्रकार से कलकत्ता मदरसा की स्थापना कई बार आपसे पूछा जा सकता है, जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। वापस इसको प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करते हैं बनारस में कहां पर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। नंबर 2 संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बनारस। ठीक है, स्थापना 1791 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये प्रारंभिक संस्थाएं थी जो अंग्रेजों के द्वारा विशेष रूप में स्थापित की गई। अब देखो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। वस्तुतः ये प्रारंभिक जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे हम बात करें कलकत्ता मदरसा की, या फिर हम बात करें बनारस संस्कृत स्कूल की, या बनारस संस्कृत कॉलेज की हम लोग बात करें। ठीक है, कॉलेज या स्कूल भी आपको कई जगह शब्द मिल जाता है। ठीक है, तो बनारस वाराणसी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य यह है कि प्रशासन में सहायता के लिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रशासन के सहायता के लिए योग्य भारतीयों को नियमित रूप से उनको क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए, और शिक्षा के माध्यम से फिर उन्हें छोटे छोटे पदों के ऊपर क्या दे दी जाए? प्रशासन में छोटे छोटे पदों के ऊपर उनको क्या दे दी जाए? नियुक्तियां दे दिया जाए। 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के सैनिक और असैनिक अधिकारी, कंपनी के वस्तुतः सैनिक और असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1800 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कहां पर की गई थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम वस्तुतः कलकत्ता, जिसकी नींव जाब चोरनौक के द्वारा रखी गई थी। और कालांतर में यही जो नगर है वो वस्तुतः क्या कहलाया था? कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ध्यान रखना कि इस कलकत्ता विश्वविद्यालय जो विद्यालय था, इस कलकत्ता कॉलेज का प्रथम प्रिंसिपल कई बार पूछा जा चुका है। तो हेनरी टी कोलब्रुक जो थे वो वस्तुतः इसके जो है प्रथम प्रिंसिपल बने थे। बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ, व्यापक रूप से इसका विरोध होने के कारण इसे 1802 में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। नंबर 3
फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। स्थापना 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। मैं यहीं पर लिख रहा हूं साथ ही, लॉर्ड वेलेजली द्वारा। कहां? तो ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में। अभी हाल ही में ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में पूछ लिया गया है। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न अभी अभी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना उद्देश्य क्या है वो भी मैं बता रहा हूं आपको, कि सैनिक या असैनिक, ठीक है, असैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु, अधिकारियों की शिक्षा हेतु, शिक्षा हेतु। ध्यान रखना, इसके प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? प्रथम प्रिंसिपल कई बार पूछा जा चुका है, हेनरी टी कोलब्रक, हेनरी टी कोलब्रक, हेनरी टी कोलब्रक। ध्यान रखिएगा कि विरोध के कारण, विरोध होने के कारण, विरोध के कारण 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में, विरोध के कारण 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया। कब? 1802 में। स्थापना 1800 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1800 ईस्वी में। वही 1820 में आगे चल करके कलकत्ता में डेविड हेयर ने वस्तुतः बिशप कॉलेज की स्थापना की थी। कौन सी कॉलेज की? बिशप कॉलेज, बिशप कॉलेज। बात करते हैं स्थापना की। तो स्थापना ध्यान रखना कि 1820 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ? तो कलकत्ता में। कलकत्ता किसके द्वारा? तो डेविड हेयर, व्यक्ति का नाम क्या था? डेविड हेयर। डेविड हेयर के द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आगे बात समझ क्लियर? राजा राममोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ आदि ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की क्या की थी? स्थापना। बाद में यही जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा देने वाला भारत का प्रथम उच्च शिक्षण संस्थान माना जाता है, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज का क्या दिया था? स्थापना दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, कलकत्ता हिंदू कॉलेज मोस्ट इंपोर्टेंट, कलकत्ता हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज। स्थापना 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में
कलकत्ता में। संस्थापक सदस्यों की चर्चा कर रहा हूं मैं। संस्थापक सदस्य तो ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, डेविड हेयर व अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि पाश्चात्य पद्धति, पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला भारत का प्रथम उच्च शिक्षण संस्थान था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे, लॉर्ड डलहौजी ने इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दिया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इसको जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज का क्या दे दिया था, दर्जा दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, बन सकता है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। ठीक है, इसके साथ ही मैं कुछ अन्य संस्थानों की चर्चा मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूं। देखिएगा, अन्य संस्थान, अन्य स्थापित संस्थान, अन्य स्थापित संस्थान जैसे अभी कुछ समय पूर्व यूपीएससी में जो है एक प्रश्न पूछा गया था, क्या कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा और कब डाली गई थी। ठीक है, तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। इस कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, स्थापना 1835 में। कब की गई थी, 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। क्या चीज, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, विलियम बेंटिंक द्वारा स्थापित, बेंटिंक द्वारा स्थापित है। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। एक देखो 1824 में कलकत्ता में ही लॉर्ड एम हर्स्ट ने
गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ध्यान रखना, स्थापना 1824 ईस्वी में, स्थापना 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, आ गई बात समझे। ठीक है, सरकार द्वारा संचालित था, सरकार द्वारा संचालित। ठीक है, सरकार द्वारा ये क्या था, संचालित। इसलिए कलकत्ता गवर्नमेंट, ध्यान रखना, कलकत्ता गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज आपसे इस तरीके से जो है पूछा जा सकता है। एक जैसे हम बात करें तो रुड़की की कई बार स्थापना पूछ ली जाती है। ठीक है ना, तो रुड़की की स्थापना की गई थी। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिनका नाम था टॉमसन। क्या नाम था, टॉमसन। आगे बात समझ क्लियर है। इस टॉमसन के द्वारा जो है 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, इसकी स्थापना ध्यान रखना 1847 ईस्वी में टॉमसन ने की थी। स्थापना 1847 ईस्वी में टॉमसन के द्वारा, टॉमसन द्वारा। ठीक है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में टॉमसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, टॉमसन के द्वारा की गई थी। अगली बात समझ, 1849 ईस्वी में भारतीय बालिकाओं के लिए कलकत्ता में एक स्कूल भी खोला गया था। ठीक है, ज़्यादा विशेष नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। 1849 में भारतीय बालिकाओं के लिए जो है कलकत्ता में एक स्कूल खोला गया था। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो ये चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। तीन मिनट का समय बचा है तो एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग पूरा कर लेते हैं। सेरामपुरी मिशनरी, क्या चीज़, सेरामपुरी मिशनरी। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग सेरामपुरी मिशनरी। सेरामपुरी मिशनरी क्या है ये, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ईसाई मिशनरियों का मुख्य जो उद्देश्य था वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और इसीलिए ईसाई मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए सरामपुरी या श्री रामपुरी, इसको जो है कलकत्ता था वस्तुतः, ठीक है ना, इसको इन्होंने क्या बनाया था, केंद्र बनाया था। आगे बात समझ में क्लियर है। तो क्या है ये, तो ईसाई मिशनरियों का भारत में
भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु, प्रचार प्रसार करने हेतु प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कहां? तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में। कहां था ये? कलकत्ता। कहां था ये? कलकत्ता में था। ठीक है, स्थापना, वस्तुतः इसकी स्थापना की गई थी 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में। अब देखिएगा, सुनिएगा, एक और कॉन्सेप्चुअल बात बताता हूं। बंगाल के डॉक्टर केरे, मार्शमैन और वार्ड, इन्होंने तीनों ने मिलकर के सेरामपुर की जो डच बस्ती थी, इस डच बस्ती में निवास करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना, डचों की बस्ती थी सेरामपुर। ठीक है, ध्यान रखना। और यही तीनों लोग जो है मिलकर के सेरामपुर त्रयी कहलाते हैं। इन तीनों के प्रयास के कारण जो है 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में इस सेरामपुरी मिशनरी की क्या की गई थी? स्थापना। डॉक्टर केरे, मार्शमैन और वार्ड, डॉक्टर केरे, मार्शमैन वे वार्ड, तीनों ने मिलकर स्थापना की। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि इसका जो है श्रीरामपुरी मिशनरी की जो है स्थापना की गई थी। ये तीनों लोग मिलकर के बंगाल में, वस्तुतः जो डच जो बस्तियां थी, इनमें यहाँ पर निवास करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जो है ईसाई धर्म का क्या करना प्रारंभ कर दिया था? प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये हम लोगों ने चर्चा कर ली। ठीक है, कुछ प्रारंभिक जो शिक्षण संस्थान थे उनके बारे में। बाकी की जो हमारी बातें हैं वो सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और मदमस्त रहें। ठीक है, इस सृष्टि की संपूर्ण खुशी आपको और आपके परिवार को मिले। बहुत जल्द आप लोग सफल हों। ठीक है, ये मेरी मनोकामना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।